2022 की नवंबर की वह ठंडी सुबह दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों में एक अलग ही रौनक थी। सर्दी अभी पूरे शबाब पर नहीं पहुंची थी, लेकिन हवा में एक हल्की ठंडक घुली रहती, जैसे मौसम धीरे धीरे लोगों को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा हो। दुकानों के शटर आधे खुले, जहां से चाय, मसाला, ताजी सब्जियां और गर्म परांठों की सुगंध एक साथ उठकर हवा में मिल जाती थी। पुरानी दिल्ली की यही तो पहचान थी, भीड़, आवाजें, रंग, खुशबू और अनगिनत कहानियां जो रोज इस बाजार की दीवारों में दर्ज होती रहती थीं। उसी भीड़ में एक साधारण सी दिखने वाली औरत धीमे धीमे कदम बढ़ाती चली जा रही थी। उसके शरीर पर हल्का बैल रंग का सलवार कमीज, कंधे पर कपड़े का छोटा बैग और चेहरे पर मास्क देखकर कोई भी यही कहता कि यह तो बस किसी घर की बहू बेटी होगी जो सुबह सुबह सब्जी खरीदने आई है। पर वास्तव में वह साधारण नहीं थी। वह थीं एसडीएम काविता राव, जिले की सबसे ईमानदार और सख्त अफसरों में से एक, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह रिश्वत की एक चवन्नी भी नहीं लेती। लेकिन आज वह अफसर नहीं, बल्कि एक आम औरत बनकर इस भीड़ का हिस्सा थीं। कविता ने मन में सोचा, कभी कभी लोगों से सच में मिलने के लिए उनके बीच उतरना पड़ता है, बिना वर्दी, बिना सुरक्षा, बस एक सामान्य इंसान की तरह। पिछले कई महीनों से उन्हें कुछ अनाम शिकायतें मिल रही थीं। चांदनी चौक में मनमानी वसूली, अनदेखी और कुछ दुकानदारों के साथ बदसलूकी की खबरें। पर किसी के पास ठोस सबूत नहीं था। सब डरते थे, सब चुप थे। कविता ने कई बार चाहा कि वह अचानक निरीक्षण करें, मगर वह जानती थीं कि जैसे ही अधिकारी की गाड़ी आती है, वैसे ही सच छिप जाता है। इसलिए आज वह अकेले आई थीं, बिना किसी को बताए, बिना सुरक्षा, बिना उस पहचान के जो अक्सर लोगों को या तो डरा देती है या दिखावा करवा देती है। चाय की दुकानों से उठती भाप, सड़क के किनारे सजे रंग बिरंगे चुनरी वाले ठेले, सब्जियों के ढेर और मसालों की महकविता को यह सब बचपन की याद दिलाता था। उनकी माँ अक्सर कहा करती थी, बाजार सिर्फ चीजें खरीदने की जगह नहीं होता बेटी, यह लोगों की जिंदगी का आईना है। यहां सबसे पहले पता चलता है कि एक शहर कितना खुश या कितना परेशान है। आज माँ ने बस आलू और पालक मंगाया था, लेकिन कविता को पता था कि वह सिर्फ सब्जी लेने नहीं आई थीं। वह देखना चाहती थीं कि क्या वाकई इस पुरानी, ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाली जगह में कुछ गड़बड़ चल रही है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, दुकानदारों को देखते, सुनते, उनकी बोलचाल, उनका व्यवहार, सब कुछ परखते हुए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भीड़ में से एक साधारण सी दिखने वाली औरत असल में वह अफसर है जिसने कई बड़े मामलों को बिना किसी दबाव के निपटाया है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, कम से कम ऊपर ऊपर से। लोग अपने काम में व्यस्त, सौदेबाजी की आवाजें, कुछ दूर एक बच्चे के रोने की आवाज, चाय वाले का पुकारना, गारम चाय, गारम चाय। लेकिन कविता का दिल कह रहा था कि इस भीड़ के पीछे कहीं कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो लोग बोलने से डरते हैं। वह अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ी थीं कि अचानक दो पुलिस वाले उनकी राह में आकर खड़े हो गए। चंद सेकंड के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनके कपड़ों और मास्क को देखकर वे भी उन्हें एक साधारण महिला ही समझ रहे थे। लेकिन वह मुठभेड़, वह पल, यही वह बिंदु था जिसने एक पूरा तूफान खड़ा कर देना था। एक ऐसा तूफान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कविता ने गहरी सांस ली और अपने कदम रोक दिए, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था सुकून से भरी सुबह अब बस कुछ ही पलों में अशांत होने वाली है। बाजार अब भी पहले की तरह शोर से भरा था, लेकिन कविता को अचानक लगा कि जैसे वक्त धीमा पड़ गया हो, हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी हो गई हो। दिल्ली की वह सर्द सुबह, जो इतने लोगों के लिए आम थी, कविता के लिए एक बेहद खास और शायद जीवन भर न भूलने वाली सुबह बनने जा रही थी। और यह तो बस शुरुआत थी। चांदनी चौक की वही ठंडी सुबह थी, सूरज धुंध के पीछे आधा छिपा हुआ और हवा में हल्की हल्की ठंडक। बाजार धीरे धीरे अपनी चहल पहल में जाग रहा था। सब्जियों की टोकरी सज रही थी, मसालों की खुशबू खुली दुकानों से फैल रही थी और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कविता राव भी उसी भीड़ में धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थीं, जैसे किसी साधारण औरत की तरह। वह बस माहौल को महसूस कर रही थीं, लोगों की बोली, दुकानदारों की पुकार और पुरानी दिल्ली की आत्मा में बसी वह पुरानी गर्माहट। लेकिन अचानक
जैसे किसी ने इस सहज सुबह पर एक कठोर रेखा खींच दी हो। दो वर्दी वाले उनके सामने आ खड़े हुए। अरे सुनो, जरा इधर आओ। तीखी आवाज में यह आदेश था उपनिरीक्षक प्रकाश यादव का। उसके चेहरे पर आदेश देने वाला घमंड साफ झलकता था। कविता ने कदम रोके, लेकिन बोलने से पहले ही सिपाही जितेश कुमार ने आगे बढ़कर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। उसके चेहरे पर वह ढिठाई थी जो अक्सर छोटे पद पर बैठे लोग तब दिखाते हैं जब उनके पास थोड़ी सी भी शक्ति आ जाती है। बैग दिखाओ, प्रकाश ने सामने खड़े होकर कहा। क्या कोई जांच चल रही है? कविता ने शांत स्वर में पूछा। हम पूछ रहे हैं तो जवाब दो। बैग खोलो, प्रकाश ने रूखेपन से कहा, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो जिसे वह कभी भी टटोल सकता हो। भीड़ थोड़ा रुककर देखने लगी, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि ये दोनों बाजार में आए दिन लोगों से उलझते रहते हैं। अक्सर बेवजह रोककर पूछताछ, कभी कभी पैसे मांगना, और जब मन आए किसी की भी बेइज्जती कर देना। यह सब लोगों को अब सामान्य लगने लगा था। कविता ने अपने बैग को थोड़ा आगे बढ़ाया ही था कि जितेश झटके से आगे आया। हम खुद देखेंगे, तुम हाथ मत लगाओ। उसका स्वर आदेश से ज्यादा अपमानजनक था। कविता शांत रहीं। उन्हें पता था कि अभी सच बताने का समय नहीं है। अभी उन्हें वही सब कुछ देखना है जो आम जनता रोज यहां झेलती है। प्रकाश ने बैग को खंगालना शुरू किया। पालक, आलू, कुछ दवाइयां। वह हल्का सा हंसा। अच्छा, दवाइयां भी रखी हैं, किसके लिए? कविता धीरे से बोली। माँ के लिए हैं। हूं माँ के लिए या किसी और के लिए? उसकी आंखों में संदेह नहीं बल्कि अनावश्यक आरोप की चमक थी। भीड़ में से कुछ लोग यह देख नहीं पाए पर बोल भी नहीं सके। एक अधेड़ आदमी ने बस इतना फुसफुसाया, फिर शुरू हो गया रोज का तमाशा। जितेश ने तभी कविता के हाथ में पकड़ा मोबाइल देखा। ये क्या कर रही हो? रिकॉर्ड कर रही हो क्या? उसने बिना इंतजार किए मोबाइल छीन लिया। यहां किसी को तस्वीरें या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है, कविता ने शांत स्वर में कहा। मैं बस स्क्रीन देख रही थी, कुछ भी। चुप, हमसे बात करने का यही तरीका है क्या? जितेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आसपास की महिलाएं डर के कारण और दूर खड़ी हो गईं। किसी का साहस नहीं था कि वह इन दोनों से बहस करे। सत्य यह था कि पिछले कई महीनों से ये दोनों इसी तरह लोगों को डराते, डांटते और कभी-कभी धमकाते रहे थे। कई दुकानदारों ने इनकी वजह से बहुत कुछ सहा था, पर डर ने सबकी आवाज दबा दी थी। कविता ने महसूस किया कि उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गहराई में सड़न फैली हुई है। वह सोच रही थीं कि अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, जबकि वे सिर्फ एक सामान्य महिला की तरह दिख रही हैं, तो उन लोगों के साथ क्या होता होगा जिनके पास न आवाज है, न कोई सहारा। प्रकाश अब उनके एक एक सामान को उलट पुलट कर घूर रहा था। तुम्हारा यहां क्या काम है? इतनी सुबह क्यों आई हो? किससे मिलने आई हो? कविता ने धीमे से कहा। मैं तो बस सब्जी। बहाने मत बनाओ, प्रकाश ने बीच में ही काट दिया। उसकी आंखों में वह घमंड साफ था जो यह सोचकर आता है कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। जितेश ने मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया और चौड़ी छाती करके बोला, अब बताओ, क्या करने आई थी? वरना थाने चलकर बताते हैं। कविता चुप रहीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर वह गहराई से समझ रही थीं कि यह केवल चेकिंग नहीं बल्कि एक आदत है, एक व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी धौंस। यह वही था जिसे तोड़ने के लिए वह पिछले कई महीनों से प्रयास कर रही थी। भीड़ में खड़े कुछ लोग यह सब देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर गुस्सा था, कुछ के चेहरे पर दर्द, पर किसी की हिम्मत नहीं कि आगे आए। कविता ने यह सब देखा और पल भर के लिए उन्हें लगा कि यहां खड़ी हर महिला उनके जैसी ही है। हर कोई कभी न कभी इस डर, इस अपमान, इस मजबूरी से गुजरा है। उन्होंने एक लंबी सांस ली। अपनी आवाज को शांत रखते हुए उन्होंने कहा, क्या मुझे बता सकते हैं कि मैंने कौन सा अपराध किया है? प्रकाश उनकी आंखों में घूरते हुए बोला, जवाब हम देंगे, सवाल हम पूछेंगे, समझी? और यही वह क्षण था जब कविता को एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ गलत व्यवहार का नहीं है। यह एक बड़े अंधेरे की शुरुआत है। एक ऐसा अंधेरा जो इस बाजार की भीड़ में छिपा हुआ है और वर्षों से लोगों को डराकर चुप रखे हुए है। एक ऐसा अंधेरा जिसे आज या तो वह उजागर करेंगी या फिर किसी और दिन किसी और बेगुनाह को इस ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। और कविता राव ने ठान लिया, आज सच्चाई बाहर आएगी।
और पहला कदम शुरू हो चुका था। बाजार की भीड़ अब भी चल रही थी, लेकिन कविता राव के चारों ओर समय जैसे थम गया था। उपनिरीक्षक प्रकाश यादव और सिपाही जितेश कुमार ने जिस तरह उनका रास्ता रोका, मोबाइल छीना और बेइज्जती की, उसे देखकर लोगों के मन में दबी हुई पीड़ा और डर फिर जाग उठा था। पर अभी भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कविता ने महसूस किया कि यह कुछ क्षण सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे बाजार के लिए भारी पड़ रहे हैं। भीड़ में कई चेहरे थे, थकी हुई औरतें, अपने ठेले संभालते बुजुर्ग, छोटे दुकानदार जिनके माथे पर रोज की चिंता की रेखाएं पहले से गहरी हो चुकी थीं। और इन सब के बीच वे दो पुलिस वाले ऐसे खड़े थे जैसे पूरी जगह उनके डर पर चल रही हो। जितेश मोबाइल अपने पास रखे खड़ा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अधिकार प्रयोग किया हो। प्रकाश ने एक बार फिर कविता को घूरा। अब बताओ, यहां क्यों घूम रही थीं? किससे मिलने आई थीं? तुम्हारा चेहरा भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। कविता ने वह शांत भाव बनाए रखा जो वर्षों की सेवा ने उन्हें सिखाया था। लेकिन तभी, उसी क्षण, भीड़ के पीछे से धीमी, कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बेटी, जरा इधर मुड़ो। कविता ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग सब्जी बेचने वाली औरत, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में सच्चाई और दर्द। यह थी लता मिश्रा, जो 25 साल से उसी जगह पर सब्जियां बेच रही थीं। लता धीरे धीरे उनके पास आईं। प्रकाश और जितेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे अम्मा, दूर रहो, यहां सरकारी काम हो रहा है। लेकिन लता ने उनकी बात सुने बिना आंखें तरेर कर कहा, सरकारी काम? इसके नाम पर तुम लोग यहां रोज क्या कर रहे हो? सब जानते हैं। बोलने का मौका किसी को नहीं देते। पहली बार भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग करीब आने लगे, कुछ ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि कोई भी खुलेआम इन दोनों से ऐसे बात कहने की हिम्मत नहीं करता था। कविता ने लता की तरफ देखा। लता ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, बेटी, तुम कविता राव हो ना? वही जो पिछले साल नए जिले में आई थी। यह सुनते ही पूरा बाजार जैसे एक ही सांस में चुप हो गया। भीड़ में सदमे की लहर फैल गई। प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। जितेश का मोबाइल पकड़े हाथ अचानक कांपने लगा। कविता ने मास्क नीचे कर हल्के से सिर हिलाया। लता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें पहचानने में देर हो गई, पर अब कोई शक नहीं। तुम वही हो जो गरीबों की सुनती हो, जो नियम से चलती हो। दुकानदारों के बीच फुसफुसाहट की सरसराहट उठी। अरे, ये तो हमारे इलाके की अधिकारी हैं। ये तो बहुत ईमानदार मानी जाती हैं। तो फिर पुलिस वालों ने क्या कर दिया? जैसे ही यह एहसास सबको हुआ, माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां अभी कुछ पलों पहले लोग डर के कारण दूर खड़े थे, वहीं अब बंधी हुई आवाजें खुलने लगीं। प्रकाश ने हड़बड़ाकर कहा, मैडम, मतलब हम तो बस सामान्य जांच कर रहे थे। हमें पता नहीं था कि। कविता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी जो किसी तलवार से भी तेज कटौती कर सके। अगर मैं एक आम औरत होती, तब भी तुम्हारा व्यवहार यही होता ना? जितेश ने तुरंत मोबाइल जेब से निकालकर आगे बढ़ाया। मैडम, ये लीजिए। लेकिन कविता ने उसका हाथ नहीं लिया। वह भीड़ की तरफ मुड़ी। उनका स्वर भारी नहीं था, पर इतना गहरा था कि हर कान तक पहुंचा। अगर आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप सबके साथ रोज क्या होता होगा? भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ पल किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर लता मिश्रा ने धीरे से अपना दुख उड़ेलना शुरू किया। बेटी, ये लोग रोज पैसे मांगते हैं, कभी 50, कभी 100। मना करो तो गाली देते हैं, ठेला उलट देते हैं। कई औरतों को देर शाम तंग भी करते हैं। एक दुकानदार आगे बढ़ा। मैडम, 1 महीना पहले मेरे लड़के को इन्होंने यूं ही रोककर पीटा था। बोला था कि कानून हमारे हाथ में है। मैं कुछ नहीं कर पाया। दूसरा भी बोला, हम रोज डर में जीते हैं मैडम। जो कमाते हैं उसका हिस्सा इन्हें देना पड़ता है, नहीं तो दुकान जब्ती, चालान या कोई और बहाना। हर तरफ से आवाजें उठने लगीं। कई मुंह जो वर्षों से डर के कारण बंद थे, आज खुल रहे थे। प्रकाश और जितेश अब पसीना पसीना थे। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, पर यह डर कानून का नहीं, सच के उजाले का था। क्योंकि आज उनकी सत्ता का पर्दाफाश जनता के सामने हो रहा था। कविता ने सबकी बात सुनी। उनकी आंखों में गहरी व्यथा झलक रही थी, जनता की पीड़ा देखकर। वह पीड़ा जो कई बार कागजों में नहीं दिखाई देती, पर जिंदगी के हर दिन में महसूस होती है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद कविता ने धीरे से कहा, आज सच्चाई सामने आएगी। आज कोई नहीं डरेगा। आज किसी की आवाज नहीं दबेगी।
यह सुनकर भीड़ में जैसे हौसला जागा। लोग आगे आने लगे, अपने अपने अनुभव बताने लगे। जिन होठों पर भय की मुहर लगी हुई थी, आज वही होंठ खुलकर गवाही दे रहे थे। कविता ने मंच जैसा माहौल बना दिया। हर व्यक्ति की कहानी सुनी, हर शिकायत को नोट किया, और हर चेहरे में उन्होंने डर की जगह उम्मीद का उगता हुआ रंग देखा। प्रकाश ने हकलाते हुए कहा, मैडम एक मौका। कविता ने उसे घूर कर देखा, सिर्फ एक नजर, और वह चुप हो गया। भीड़ के बीच खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, मैडम आज आप आई हैं तभी हम बोल पा रहे हैं, वरना हमारी आवाज कौन सुनता। कविता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज आपकी आवाज मैंने सुन ली है। अब यह मामला यहां खत्म नहीं होगा। और इसी क्षण चांदनी चौक के उस भीड़भाड़ वाले बाजार में, जहां रोज लोग आते जाते रहते हैं, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। सच का उजाला पहली बार इतने स्पष्ट रूप में फैला था, और कविता राव ने ठान लिया था कि आज यह उजाला कहीं बुझने नहीं दिया जाएगा। भीड़ अब पूरी तरह कविता राव के चारों ओर जमा हो चुकी थी। पहले जो लोग दूर दूर खड़े थे, डरते थे कि कहीं पुलिस उन्हें देख न ले, अब वही लोग आगे बढ़कर अपने दुख, अपनी मजबूरी और अपने अनुभव सुनाने लगे थे। चांदनी चौक की उस ठंडी सुबह में, जब बाजार सामान्य दिनों की तरह शोरगुल और हलचल से भरा होना चाहिए था, वहां एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। वह खामोशी जो भारी भी थी और जरूरी भी। कविता ने एक एक चेहरा दिखाते हुए मजदूर, बुजुर्ग ठेले वाले, घर चलाने की कोशिश करती महिलाएं, और कुछ युवा जो अपने बड़े बुजुर्गों की बेबसी को देखकर आहें भर रहे थे, इन सबके चेहरों पर आज उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक रही थी। शायद वर्षों में पहली बार। उधर प्रकाश और जितेश पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि हालात अब उनके नियंत्रण में नहीं रहे, लेकिन कविता ने उन्हें जाने नहीं दिया। वह आगे बढ़ीं और भीड़ के बीच उस जगह खड़ी हुईं, जहां कुछ मिनट पहले इन्हीं दोनों ने उनका रास्ता रोका था। धीमी पर दृढ़ आवाज में उन्होंने कहा, आप सब शांत हो जाइए, आज सबकी बात सुनी जाएगी, और आज कोई नहीं डरने वाला, न ये दोनों और न उनका कोई सहारा। भीड़ में एक हलचल हुई, जैसे लोग एक दूसरे को आंखों से यह कहते हों कि अब वक्त बदल रहा है। कविता ने प्रकाश की ओर देखा, तुम दोनों ने किसी सामान्य महिला को रोक कर क्या किया? मैंने देख लिया। अब मुझे यह जानना है कि तुमने इन सब लोगों के साथ क्या क्या किया है। प्रकाश ने घबराकर कहा, मैडम कुछ नहीं किया, यह सब गलतफहमी है। ये लोग। कविता ने उसे बीच में ही रोक दिया। गलतफहमी? क्या मैं इतनी भोली हूं कि मुझे समझ नहीं आएगा? और अगर यह गलतफहमी होती तो इतने लोग एक साथ क्यों बोलते? जितेश के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अब वह बेशर्मी नहीं थी जिसका प्रदर्शन वह अभी तक कर रहा था। उसकी जगह एक ऐसा डर था जो सच के सामने आने पर पैदा होता है। कविता भीड़ की ओर मुड़ी। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। आप में से जो भी कुछ कहना चाहता है, आगे आए। सबसे पहले एक दुबला पतला दुकानदार आगे बढ़ा। मैडम मैं पिछले 8 महीने से यहां दुकान लगा रहा हूं। रोज ये दोनों हमसे पैसा लेते हैं। कभी कहते हैं कि जगह का किराया है, कभी कहते हैं कि सुरक्षा के लिए देना पड़ेगा, अगर न दो तो दुकान उखाड़ देते हैं। दूसरा दुकानदार बोला, मैडम ये लोग किसी बहाने से हमारा सामान जब्त कर लेते हैं और फिर पैसा देने पर लौटाते हैं। कई बार तो हमें रात को डर लगता है कि ये लोग घर तक न पहुंच जाएं। एक महिला हाथ जोड़कर बोली, मैडम एक दिन मैं देर हो गई थी। उस समय बाजार लगभग खाली था। इन्होंने मुझे रोककर ऐसी बातें कहीं जो मैं बोल भी नहीं सकती। मैं रोकर चली गई, पर शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। कविता का चेहरा गहरा हो गया। उनका दिल भर आया, लेकिन उन्होंने अपनी खड़े रहने की दृढ़ता नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, क्या आप सब तैयार हैं कि ये बातें लिख कर दें? मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। भीड़ से एक स्वर उठा, हाँ मैडम, आज हम सब बोलेंगे। कविता ने अपने बैग से छोटा पैड निकाला और कुछ नोट्स लिखने लगी। उनका हाथ तेजी से चल रहा था, लेकिन दिल में एक अलग सी आग जल रही थी। यह आग उन लोगों के लिए जो महीनों से पीड़ा झेल रहे थे, और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कानून की आड़ में बेईमानी को अपना हथियार बना लिया था। उन्होंने वहां खड़े एक युवक से कहा, तुम सबसे कहो कि जिसने भी कुछ देखा, सुना या सहा है, वह यहीं आए। मेरा कार्यालय आज बाजार में लगा है। मेरा कार्यालय आज बाजार में लगा है। युवक ने तुरंत भीड़ को बताया, और देखते ही देखते
लगभग 15-20 लोग आगे आ गए। कुछ ने बटुए से रसीद जैसी कागज की पर्चियां निकालीं जिन पर हाथ से लिखे हुए अजीब से फीस, रोज का किराया और दुकान सुरक्षित जैसे शब्द थे। कुछ ने मोबाइल में अपने वीडियो दिखाए, जहां प्रकाश और जितेश लोगों पर चिल्लाते दिख रहे थे। कुछ महिलाओं ने बताया कि वे इसलिए चुप रहीं क्योंकि आवाज उठाने पर फिर से परेशान किया जाता था। कविता ने इन सब बातों को ध्यान से सुना और कहा, आज से यह बाजार इन दो लोगों का नहीं, आप सबका होगा और आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके बाद उन्होंने जेब से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला और सबके सामने दिखाया। भीड़ में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा को अचानक थाम लिया हो। कविता रावजिन का नाम पुलिस विभाग से लेकर प्रशासन तक ईमानदारी और सख्ती के लिए जाना जाता था। आज उनके बीच खड़ी थीं, बिल्कुल आम इंसान की तरह। लता मिश्रा का चेहरा गर्व से चमक उठा। देखा, मैंने कहा था ना, यही हमारी बेटी है, यही हमारे जैसे लोगों के लिए लड़ती है। कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अम्मा, आज आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगला कदम, सबसे महत्वपूर्ण कदम, अब उठाया जाने वाला था। कविता ने अपनी आवाज ऊंची कर कहा, मैं अभी इसी समय विशेष जांच दल को यहां बुला रही हूं। सबूत यहीं इकट्ठा होंगे और जिम्मेदार लोग अभी यहीं जवाब देंगे। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग राहत से रो पड़े, कुछ के चेहरों पर सालों का डर पिघलने लगा और प्रकाश तथा जितेश, उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। कविता ने फोन निकाला और अधिकारियों को आदेश दिया, तुरंत चांदनी चौक पहुंचिए, अभी जांच शुरू होनी है। कॉल काटते ही उन्होंने भीड़ की ओर देखा। अब डरने की बारी आपकी नहीं है, डरने की बारी उनकी है जिन्होंने आपको डराया था। और यही वह क्षण था जब चांदनी चौक की पुरानी गलियों में सर्द हवा के बीच सच का पहला दहाड़ा गूंजा। विशेष जांच दल के आने की सूचना मिलते ही चांदनी चौक की हवा में एक अलग ही प्रकार का तनाव फैल गया। ठंडी सुबह अब तपन में बदल चुकी थी। यह तपन किसी मौसम की नहीं, बल्कि उन भावनाओं की थी जो वर्षों से लोगों के भीतर दबी पड़ी थीं। डर, गुस्सा, अपमान और सबसे बढ़कर आशा। लोग एक दूसरे के पास खड़े होकर फुसफुसा रहे थे, आज तो सब खुलकर सामने आएगा, अब कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। कविता राव जैसी अधिकारी अगर यहां खड़ी हैं तो आज कुछ बड़ा होगा। उधर प्रकाश और जितेश के चेहरों पर ऐसी बेचैनी थी जैसे उनकी सच्चाई हवा में तैरकर सबके सामने फैल रही हो। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह भीड़ से दूर हो जाएं, लेकिन कविता ने कठोर स्वर में कहा, यहां से कोई नहीं जाएगा, जांच इस जगह पर होगी जहां आप लोगों ने अत्याचार किए। जितेश ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, हमसे गलती हो गई, पर इतना बड़ा मामला। कविता ने तीखी नजर से उसे देखा। गलती? गलती वह होती है जो अनजाने में हो। यहां तुमने 8 महीने तक अत्याचार किया है, लोगों की कमाई लूटी है, औरतों को डराया है। यह गलती नहीं, अपराध है। भीड़ ने पहली बार राहत की सांस ली। लोगों की आंखों में चमक आ गई, अब न्याय मिलेगा। कविता ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, जिसके पास भी कोई सबूत, रसीद, वीडियो, आवाज का रिकॉर्ड है, वह बाहर निकाले। आज हमें हर सच की जरूरत है। लोगों ने अपने अपने बैग, खोखे और जेबें खंगालनी शुरू की। किसी ने पुरानी रसीदें निकालीं, जिन पर उधड़ती हुई स्याही से अजीब सा दैनिक शुल्क लिखा था। किसी के पास मोबाइल था जिसमें दोनों पुलिस वालों की गालियां रिकॉर्ड थीं। कुछ दुकानदारों ने अपनी डायरी दी जिसमें महीनों से दिया गया पैसा दर्ज था। एक महिला ने कांपते हाथों से कहा, मैडम, मैं यह कभी दिखा नहीं पाई, पर आज आपकी वजह से हिम्मत हो रही है। उसने मोबाइल में वह वीडियो खोला जिसे देखकर भीड़ दंग रह गई है। वीडियो रात के वक्त का था, जहां प्रकाश 2 महिलाओं को रोककर अभद्र बातें कर रहा था। कविता के चेहरे पर कठोरता और गहराई से उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद, आज यह सबूत किसी की हिम्मत नहीं, बल्कि किसी की मुक्ति बनेगा। कुछ ही मिनटों में जांच दल पहुंच गया। 3 अधिकारी, कुछ कर्मचारी और 2 सुरक्षाकर्मी। भीड़ में फुसफुसाहट फिर दौड़ गई। आ गए, अब कुछ बड़ा होने वाला है। दल के प्रमुख अधिकारी ने आगे बढ़कर कविता को प्रणाम किया और कहा, मैडम, आदेश दीजिए, हम जांच शुरू करते हैं। कविता ने तिरछी निगाह से प्रकाश और जितेश की ओर इशारा किया।
इन दोनों के पास जो भी सत्ताधिकार है वह तुरंत निलंबित समझा जाए। भीड़ से तालियों की आवाज उठी, धीमी पर इतनी ताकतवर कि वह ठंडी हवा को चीरती हुई दूर तक गई। जांच दल ने दोनों के पास से बैग, डायरी और जेबें चेक करनी शुरू की। जितेश की जेब से एक छोटी सी नोटबुक मिली जिसमें रोज का हिसाब था। किस दुकान से कितना लिया गया, किससे ज्यादा मांगा गया, किसको धमकाया गया। यह नोटबुक किसी रहस्य की डायरी नहीं बल्कि अपराधों की एक खुली डायरी थी। एक प्रविष्टि पर लिखा था, गली नंबर 3, फूलों की दुकान आज 100 नहीं 200 लेने हैं, मना करे तो डराना। यह पढ़कर भीड़ में हलचल मच गई। दुकान वाले ने रोते हुए कहा, मैडम, मैंने अपना ठेला चलाने के लिए कितना सहा है, कई बार घर में बच्चों के लिए दूध भी नहीं ला पाया। कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। फिर जांच अधिकारियों ने प्रकाश की जेब से एक कागज निकाला। कागज पुराना था पर उस पर लिखी मुहर आज सबसे बड़ा सबूत बन गई। उस पर एक ऊंचे पद के अधिकारी का नाम लिखा था जो महीनों से इन दोनों का संरक्षण कर रहा था। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने धीमे से कहा, तो इसलिए ये इतने बेखौफ घूमते थे, इनके पीछे कोई बड़ा आदमी है। कविता ने कागज को देखते हुए गहरी सांस ली। तो असल जड़ यहां है। उनकी आंखों में आग जल उठी। अगर यह केस यहां रुकता तो अन्याय अधूरा रह जाता। अब आगे की जांच उस तक जाएगी जो इनको बचाता रहा है। उधर प्रकाश ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, कृपा करिए, हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। कविता की आवाज अब और सख्त थी। कानून का पालन करना आदेश होता है, अत्याचार करना आदेश नहीं होता। तुम उसे ढाल बनाते रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि जनता की आवाज कभी नहीं उठेगी। फिर उन्होंने भीड़ की तरफ हाथ उठाया। आज की सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि अपराधी पकड़े गए, आज की सबसे बड़ी जीत यह है कि आप सबकी आवाज उठी। वह कुछ पल रुकी और फिर कहा, अब से चांदनी चौक में कोई भय नहीं रहेगा, न किसी औरत को, न किसी दुकानदार को, न किसी बच्चे को। आज के बाद यह बाजार कानून से चलेगा, ना कि डर से। भीड़ में लोग रो रहे थे, कुछ खुशी के आंसू, कुछ पुराने डर टूटने के आंसू। किसी ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आज आपने हमें जीना सिखा दिया। जांच दल ने दोनों पुलिस वालों को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। भीड़ ने यह दृश्य देखा और वर्षों से दबे दर्द को बाहर आने दिया। उनकी आंखों में पहली बार भरोसा चमक उठा, भरोसा कि सच में न्याय हो सकता है। और इस बीच कविता राव शांत खड़ी थीं भीड़ के बीच, लेकिन उन सभी की आशा बनकर। वह जानती थीं कि असली तूफान अब शुरू होगा क्योंकि इस अपराध की जड़ें कहीं और गहरी थीं। पर आज उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया था, सच का दरवाजा खोल दिया था। और जब सच बाहर आता है तो अंधेरा कहीं नहीं टिकता। चांदनी चौक की संकरी गलियों में उस दिन हवा भी जैसे अलग ढंग से चल रही थी, तेज, जागती हुई और एक नए बदलाव की गवाह बनती हुई। जांच दल के आने के बाद पूरा माहौल बदल चुका था। भीड़ अब पहले की तरह सहमी हुई नहीं थी। लोग खुलकर खड़े थे, जैसे वर्षों से दबे हुए सीने का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। कविता राव जांच दल के बीच खड़ी थीं। उनका शांत, नियंत्रित और दृढ़ चेहरा सभी को भरोसा दे रहा था कि जो कुछ भी आज यहां होगा वह बिना किसी दबाव, बिना किसी डर और बिना किसी झूठ के होगा। दल के प्रमुख अधिकारी ने प्रकाश और जितेश के पास से मिले दस्तावेजों की जांच शुरू की। मैडम, उन्होंने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, इन नोटों और इस छोटी डायरी में रोज की वसूली दर्ज है, रकम कम नहीं है। कविता ने कागज लिया। हर पन्ना मानो किसी आह की तरह कांप रहा था। हर तारीख के आगे एक हिसाब, किस दुकान से कितनी राशि ली, कौन सा बहाना बनाया, किसे धमकाया गया। कविता ने धीरे से कहा, इन पन्नों में सिर्फ पैसे नहीं लिखे, यहां हर पन्ने में किसी न किसी का दर्द छपा हुआ है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि भीड़ में से कुछ लोग और आगे आए। एक युवा लड़का बोला, मैडम, मेरे पिता को इन्होंने कई बार रोका है। उनकी दुकान छोटा सा कपड़े का ठेला है। वह जितना कमाते थे उसका आधा इन टैक्स के नाम पर ले लेते थे। पिता की तबीयत खराब होने लगी थी पर शिकायत करने से डरते रहे। एक बुजुर्ग आदमी कांपती आवाज में बोला, एक दिन मैंने मना किया तो इन्होंने मेरा ठेला उलट दिया। सब सामान गली में फैल गया। मैं रोता रहा पर किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। हम जानते थे इसका कोई असर नहीं होगा। कविता ने उन्हें ध्यान से सुना। उनके मन में दर्द और सख्ती दोनों उमड़ रहे थे। उन्होंने शांत पर भारी स्वर में कहा,
आज से कोई किसी का ठेला नहीं उल्टेगा। आज से कोई किसी को धमकाएगा नहीं। जो गलत किया गया है उसका हिसाब होगा, और पूर्ण रूप से होगा। जांच दल ने आगे बढ़कर एक और कागज कविता को दिया, एक लिखित आदेश जिस पर ऊपर बैठे अधिकारी की मुहर थी। उस मुहर को देखते ही कविता की भौहें तन गईं। कागज पर लिखा था, बाजार व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष निगरानी। पर असल में यह कागज उस सुरक्षा के नाम का कवच था जिसके पीछे से प्रकाश और जितेश अपनी मनमानी करते रहे थे। कविता ने कागज को पकड़ते हुए कहा, इस मुहर के पीछे छुपा चेहरा कौन है यह हमें भी देखना होगा। आज से जांच सिर्फ इन दो तक सीमित नहीं रहेगी। जांच दल के अधिकारी ने धीरे से कहा, मैडम, लगता है ऊपर तक रिश्ता है, तभी इतने दिनों तक कोई शिकायत आगे नहीं आई। कविता ने गंभीर स्वर में कहा, ऊपर बैठे लोग समझते हैं कि नीचे के अपराध कभी बाहर नहीं आएंगे, पर जब जनता की आवाज उठती है तो सबसे मजबूत दीवार भी टूटती है। भीड़ में यह सुनकर कानाफूसी होने लगी। लोग एक दूसरे से धीमे स्वर में कहने लगे, क्या बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं? अगर ऐसा है तो अब सच और भी गहरा है। कविता ने सबकी ओर देखते हुए कहा, डरिए मत, चाहे इस मामले की जड़ कहीं भी हो, हम वहां तक पहुंचेंगे। मैं वादा करती हूं, चाहे कितनी भी ऊंची कुर्सी हो, सच्चाई उसके नीचे तक जाएगी। प्रकाश अभी भी कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, मैडम, हम मजबूर थे, हमें आदेश मिला था। कविता ने सख्ती से जवाब दिया, आदेश कभी किसी को गलत काम करने की अनुमति नहीं देता। अगर आदेश गलत हो तो उसे मानना और भी बड़ा अपराध है। उसके बाद उन्होंने एक निर्देश दिया जिसने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। दोनों को तुरंत हिरासत में लिया जाए। इनके पास जो उपकरण, कागजात और मोबाइल हैं, वे सभी जांच में शामिल किए जाएं। जितेश की आंखें फैल गईं। मैडम, हम तो बस। पर उसकी आवाज भीड़ के शोर में डूब गई। जब दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में लिया तो भीड़ में से धीमी पर गहराई से उठी आवाज सुनाई दी, सालों का दर्द आज वापस मिल रहा है। किसी ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, भगवान, आज हमारे बाजार पर मेहरबान हुए। जांच शुरू हो चुकी थी, पर कविता जानती थी कि यह मामला सिर्फ इन दो पुलिस वालों का नहीं, यह एक व्यवस्था की खामोशी का मामला था, और वह खामोशी अब टूट चुकी थी। कविता ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, अब आप सब एक चीज करें, जिसके साथ जो भी हुआ है उसे लिखकर मेरी टीम को दे। चाहे वह बात कितनी ही छोटी क्यों न लगे, हर बात सच की राह बनती है। लोग आगे आते रहे। हर कहानी, हर गवाही, हर कागज सालों की सड़न का सबूत था। इसी बीच जांच दल का एक सदस्य भागता हुआ आया। उसने कविता को एक छोटा सा बक्सा दिखाया। मैडम, यह दोनों की मेज के नीचे से मिला है। शायद यह चालान की असली रसीदें हैं। कविता ने बक्सा खोला। अंदर पुराने कागज, कुछ पैसे और कई फटे हुए हिसाब किताब थे। इनमें से कुछ कागज इतने पुराने थे कि उनसे बू आती थी, यह बताने के लिए कि यह भ्रष्टाचार नया नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। कविता ने उन्हें देखते हुए कहा, शायद यह सच्चाई की सिर्फ पहली परत है, नीचे और भी बहुत कुछ छिपा है। भीड़ में एक बुजुर्ग ने कहा, मैडम, अगर आज आप नहीं आती तो हम कभी अपनी आवाज बाहर नहीं ला पाते। कविता ने नम्रता से सिर हिलाकर कहा, आपने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई, बस वही सबसे बड़ी ताकत है। और उसी क्षण ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाजार के बीच से गुजरा, जैसे बदले हुए समय की हवा बह रही हो। यह दिन सिर्फ जांच का नहीं था, यह दिन बदलाव का था। यह दिन उस सच्चाई का था जो वर्षों से दबाई गई थी, और आज कविता राव के नेतृत्व में वह सच्चाई बाहर आने लगी थी। एक एक परत खुलती जा रही थी, पर असली परतें अभी बाकी थीं। चांदनी चौक की उस सुबह ने जो रूप धारण कर लिया था, उसने पिछले कई वर्षों की खामोशियों को जैसे एक साथ तोड़ दिया था। जांच दल अपना काम बारीकी से कर रहा था। लोग अपनी अपनी शिकायतें दे रहे थे, और कविता राव हर बात को ध्यान से सुनकर समझ रही थीं। लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था, यह सब बिना किसी बड़े सहारे के कैसे चल सकता है? पुरानी दिल्ली के किसी भी इलाके में, वह भी इतने महीनों तक, कोई भी पुलिस वाला इतना साहसी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे कोई बड़ी छाया न हो। कविता के चेहरे पर अब वह शांति नहीं थी जो सुबह थी। अब उनकी आंखों में दृढ़ता थी, वह दृढ़ता जो तब पैदा होती है जब सच्चाई सामने आने लगती है। इसी बीच जांच दल का एक सदस्य उनके पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिसका कोना मुड़ा हुआ था और कागज पीले पड़ चुके थे।
मैडम, वह धीमे स्वर में बोला, यह फाइल प्रकाश यादव के बैग के नीचे से मिली है। इसमें कई कागज ऐसे हैं जो सामान्य नहीं लगते। कविता ने फाइल खोली। पहला पन्ना ही एक ऐसा था जो किसी और के नाम पर था, एक ऊंचे पद पर बैठा अधिकारी, जो पिछले कई वर्षों से इस इलाके का निरीक्षण संभालता रहा था। उसका नाम पढ़ते ही कविता को जैसे सब कुछ समझ में आने लगा। फाइल में कई दस्तावेज थे। किस दुकान से कितना पैसा पहुंचाया गया, कौन सी तारीख को खास मुलाकात हुई, किस महीने ऊपर तक हिस्सा पहुंचाया गया, किस मामले में शिकायत को दबाने का आदेश दिया गया। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह एक पूरा जाल था। एक ऐसा जाल जो चांदनी चौक की गलियों में फैला हुआ था और जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। कविता ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उनके मन में चल रहे विचार साफ थे। अब बात सिर्फ 2 पुलिस वालों की नहीं है, यह झड़ कहीं और है, बहुत ऊपर। भीड़ में से एक आवाज आई, मैडम, हम सब आपके साथ हैं। जो सच है उसे सामने लाइए। एक बुजुर्ग चाय वाले ने कहा, मैडम, यह कई सालों से चला आ रहा है। पुलिस बदलती है पर वसूली नहीं बदलती। किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ हमेशा रहा है। कविता ने फाइल बंद की। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक सिर्फ गुस्से की नहीं, जिम्मेदारी की थी। उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, आज जो कुछ सामने आया है वह बहुत बड़ा है, लेकिन मैं वादा करती हूं, चाहे इस जांच में कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इसमें शामिल हो, हम रुकने वाले नहीं हैं। आप लोगों की मेहनत से कमाया हुआ पैसा, आपको डराकर छीना गया पैसा, वह अब इन गलियों का नहीं बल्कि अदालत का मामला बनेगा। भीड़ में एक साथ आवाज उठी, सही कहा मैडम, हमें न्याय चाहिए। इसी समय एक युवा महिला आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसका चेहरा दृढ़ था। वह बोली, मैडम, मैं बताना चाहती हूं, 3 महीने पहले मेरी बहन को देर शाम इन्होंने रोका था। बाजार लगभग खाली था। उसको बहुत डराया गया। वह कई दिनों तक डर के कारण घर से बाहर नहीं निकली। हम शिकायत करने को तैयार थे, लेकिन परिवार ने कहा, किससे लड़ोगी। आज अगर आप यहां हैं तो मैं अपने दिल की सारी बात कह सकती हूं। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। हर कोई इस दर्द को महसूस कर सकता था। कविता ने उस लड़की के हाथ पर हाथ रखा और कहा, आज तुम्हारी बहन की आवाज भी सुनी जाएगी। आज किसी का दर्द बेआवाज नहीं रहेगा। तभी जांच दल का एक और सदस्य भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटा पेन ड्राइव था। मैडम, यह प्रकाश के जैकेट के अंदर छुपा हुआ मिला है। इसमें शायद सारे रिकॉर्ड वीडियो कुछ भी हो सकता है। कविता ने उस पेन ड्राइव को ऐसे पकड़ा जैसे किसी बम को पकड़ा जाता है, क्योंकि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। अगर इसमें वह सबूत था जो वह सोच रही थी, तो कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी। भीड़ अब चुप थी। सबकी निगाहें कविता पर टिकी थीं। उनके हर कदम पर, हर शब्द पर। कविता ने धीरे से कहा, जो भी इसमें है वह सच्चाई को आखिरी रूप देगा, और उस सच्चाई से कोई बच नहीं पाएगा। उन्होंने जांच दल को आदेश दिया कि तुरंत पास की दुकान से एक लैपटॉप लिया जाए। दुकानदार दौड़कर अपना सिस्टम ले आया। कविता ने पेन ड्राइव लगाया। स्क्रीन पर फोल्डर खुला। रोज का हिसाब, ऊपर का हिस्सा, वीडियो रिकॉर्ड, नामों की सूची। भीड़ में किसी की सांस अटक गई। किसी ने धीरे से कहा, हे भगवान। कविता ने पहले वीडियो रिकॉर्ड खोला। एक एक क्लिप चांदनी चौक की सच्चाई खोल रही थी। एक क्लिप में प्रकाश एक दुकान पर चिल्ला रहा था। दूसरी में जितेश पैसे जेब में डाल रहा था। तीसरी में वह अधिकारी दिखाई दे रहा था, वही ऊंचे पद वाला व्यक्ति जो इस भ्रष्टाचार का असली संरक्षक था। कविता ने स्क्रीन बंद की। उनका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। गुस्सा, दृढ़ता और न्याय की चमक एक साथ दिख रही थी। भीड़ में एक स्वर उठा, अब तो प्रमाण भी मिल गए। मैडम, यह मामला कहीं नहीं रुकना चाहिए। कविता ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, अब यह मामला रुकने वाला नहीं है। आज से चांदनी चौक की हर गली में डर नहीं, न्याय चलेगा। उन्होंने जांच दल को आदेश दिया, इन सभी फाइलों, वीडियो और दस्तावेजों को सुरक्षित किया जाए। आज ही रिपोर्ट मुख्य कार्यालय भेजी जाएगी और मैं खुद इस केस को देखूंगी। भीड़ फिर तालियों से गूंज उठी। यह तालियां सिर्फ खुशी की नहीं थीं, यह न्याय की पहली धड़कन थी। कविता ने भीड़ की ओर देखा और उनके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। क्योंकि जाल जितना बड़ा निकल रहा था, लड़ाई उतनी ही गहरी होने वाली थी। लेकिन कविता राव पीछे हटने वालों में से नहीं थी। चांदनी चौक की गलियों में जो सच्चाई अभी अभी सामने आई थी,
उसने पूरे माहौल को हिला दिया था। भीड़ धीरे धीरे छोंट रही थी, लेकिन लोगों के चेहरे अब पहले जैसे नहीं थे। अब उनमें डर की जगह उम्मीद थी। लंबे समय बाद उन्हें लगा था कि न्याय उनके पास आया है, बिना बुलाए, बिना आवाज लगाए। लेकिन कविता राव जानती थीं, यह बदलाव आसान नहीं होगा। जिस भ्रष्टाचार को इतने वर्षों तक छुपाया गया हो, उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वह जल्दी टूटती नहीं। जांच दल ने सबूत पैक किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और पूरा मामला उच्च अधिकारियों को भेजने की तैयारी करने लगा। पर कविता का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह जिस उच्च पदस्थ अधिकारी का नाम अभी अभी रिकॉर्ड में आया था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी पहुंच राजनीति से लेकर प्रशासन तक कहीं भी हो सकती थी। कविता ने सोचा, आज जो किया है वह सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। शाम के करीब जब बाजार अपने रोज के शोर में लौटने लगा, अचानक कविता के फोन पर एक अजीब कॉल आया। नंबर अज्ञात था। उन्होंने फोन उठाया। कविता जी? आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें छिपा जहर कविता तुरंत पहचान गई। मैं बोल रही हूं। कौन? आपने आज बाजार में बहुत हलचल मचा दी, लेकिन सावधान रहिएगा। कुछ चीजें जितनी जल्दी उठती हैं, उतनी जल्दी गिर भी जाती हैं। कविता ने फोन को कसकर पकड़ा। आप कौन हैं जो आपको यह बता रहा है कि यह मामला यहीं रोक देना ही ठीक रहेगा? ऊपर तक बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप शांत हो जाएगा। कविता राव की आवाज ठंडी हो गई। धमकाना आपकी आदत हो सकती है, पर डरना मेरी आदत नहीं। फोन अचानक कट गया। कविता कुछ पलों तक वहीं खड़ी रही। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। यह पहली धमकी नहीं थी, लेकिन यह संकेत था कि अब यह लड़ाई सिर्फ दो पुलिस वालों की नहीं रही। अब असली ताकतें जाग रही थीं, और उन्हें पता था कि कविता इनके रास्ते में खड़ी है। जांच दल की ओर से एक अधिकारी उनके पास आया। मैडम, आप ठीक हैं? चेहरा थोड़ा बदला बदला लग रहा है। कविता ने सामान्य स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस काम बहुत है। आप सबूतों को सुरक्षित रखें, कोई भी चीज गायब नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, हमने सब सुरक्षित रख लिया है। लेकिन मैडम, अधिकारी झिझका। मैडम, इस केस में ऊपर तक लोग शामिल हैं, हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कविता ने कहा, सावधानी जरूरी है, लेकिन डर कर पीछे हटना नहीं है। अधिकारी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। मैडम, हम सब आपके साथ हैं। इसी बीच लता मिश्रा धीरे धीरे उनके पास आईं। उनकी चाल में थकान थी, पर चेहरे पर गहरी शांति। बेटी, उन्होंने भावुक स्वर में कहा, आज तुमने जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। लेकिन बेटी, यह रास्ता आसान नहीं है। कविता ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मुझे पता है, पर आप सबका विश्वास ही मेरी ताकत है। लता ने अपने आंचल से आंखें पोंछीं। डरो मत बेटी, जिस दिन अच्छे लोग डरने लगे, उस दिन बुराई और मजबूत हो जाती है। उनके शब्द कविता के दिल में उतर गए। लता चली गईं, लेकिन उनकी बात देर तक हवा में तैरती रही। उस शाम कविता अपने दफ्तर वापस लौटी, लेकिन जैसे ही वह अपनी मेज पर बैठी, बाहर एक सफेद सव आकर रुकी। तीन लोग बाहर निकले, दिखने में बहुत साधारण, लेकिन चाल में वह सख्ती थी जो प्रभावशाली लोगों की होती है। एक ने दरवाजा खटखटाया। कविता जी? हाँ, आइए। वे अंदर आए। हम ऊपर वाले विभाग से आए हैं, आज के मामले के बारे में बात करनी है। कविता समझ गईं, यह वही लोग हैं जिन्हें उस अधिकारी ने भेजा है, जिसका नाम फाइल और वीडियो में था। उनमें से एक बोला, देखिए, आपने आज जो कदम उठाया वह थोड़ा जल्दबाजी में था। कविता ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, जल्दबाजी? 8 महीने से लोग परेशान हो रहे थे। कभी किसी ने उनकी सुनने की कोशिश की। दूसरा आदमी थोड़ा सख्त स्वर में बोला, आपको अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। सबूतों को ऊपर भेजने से व्यवस्था में बेचैनी फैल सकती है। कविता ने तीव्र स्वर में कहा, व्यवस्था तब नहीं हिली जब 2 पुलिस वाले लोगों से पैसा वसूल रहे थे। व्यवस्था तब नहीं हिली जब महिलाओं को डराया गया, पर सच बोलने से व्यवस्था हिल जाएगी। तीनों चुप हो गए। कविता ने आगे कहा, अगर आप लोग मुझे रोकने आए हैं तो गलत जगह आए हैं। मैं जांच रोकने वाली नहीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, देखिए, मामला बड़ा है, और बड़ा मामला समझदार लोगों के हाथ में होना चाहिए। कविता ने स्पष्ट स्वर में कहा, हाँ, और इसलिए यह मामला मेरे हाथ में है। अब आप जा सकते हैं, बाकी बात अदालत में होगी। तीनों कुछ नहीं बोले, बस चले गए। दरवाजा बंद होने के बाद दफ्तर में एक गहरा सन्नाटा था।
लेकिन यह डर का सन्नाटा नहीं, तूफान से पहले की खामोशी थी। कविता राव ने फाइल हाथ में ली, खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, अब खेल शुरू हुआ है और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। रात धीरे धीरे दिल्ली पर उतर रही थी। चांदनी चौक की गलियां, जो दिन भर भीड़ और आवाजों से भरी रहती थीं, अब थककर शांत होने लगी थीं। लेकिन कविता राव के दफ्तर में अभी भी रोशनी जल रही थी। फाइलें खुली थीं, सबूत मेज पर फैले थे और उनकी आंखों में वही दृढ़ता चमक रही थी जो सुबह बाजार में देखी गई थी। कविता जानती थी कि यह लड़ाई अब सीधी और सरल नहीं है। जो अधिकारी इन भ्रष्ट पुलिस वालों का संरक्षण कर रहा था, वह साधारण आदमी नहीं था। उसके संपर्क, उसकी पहुंच और उसका प्रभाव, यह सब कविता के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वे सबूतों को क्रम में लगाते हुए सोच रही थीं, इन सब का सामना कैसे करना होगा, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है और किस तरह यह नेटवर्क इतना मजबूत बन सका। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उनका विश्वसनीय कर्मचारी अजय कुमार खड़ा था। मैडम, आप अभी तक घर नहीं गईं? कविता ने हल्की मुस्कान से कहा। अजय, आज का दिन आसान नहीं था, बहुत काम बाकी है। अजय अंदर आया, मेज की हालत देखी और गंभीर स्वर में बोला, मैडम, मैं कुछ बताना चाहता हूं, पर पूरी तरह यकीन नहीं कि यह कितना सही है। कविता ने अपनी कलम रख दी। जो भी है, कहो। कभी कभी छोटी बात भी बड़ी सच्चाई का दरवाजा खोल देती है। अजय ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, जिस अधिकारी का नाम इन फाइलों में है, वह सिर्फ पुलिस वालों का संरक्षण ही नहीं करता। मुझे सुनने में आया है कि वह इस बाजार के किराए, टैक्स और कई अवैध दुकानों के नेटवर्क से भी जुड़ा है। कई महीनों से लोग यहां दुकान लगाने के लिए उस तक पहुंचते हैं और हर नियुक्ति में पैसा चलता है। कविता ने गहरी सांस ली। यानी यह सिर्फ वसूली नहीं, पूरा तंत्र है। अजय ने सिर हिलाया। और मैडम, शायद वह आदमी अब यह केस दबाने की कोशिश करेगा। कविता ने खिड़की से बाहर की अंधेरी सड़क को देखा। शायद वह कोशिश करेगा, पर वह नहीं जानता कि मैंने कितने मामलों में ऐसे लोगों को गिराया है। अजय ने कहा, मैडम, हम सब आपके साथ हैं, चाहे दबाव कितना भी हो। कविता ने मुस्कुराकर कहा, मुझे डर दबाव से नहीं है अजय, मुझे डर है सिर्फ इस बात का कि कहीं कोई निर्दोष और ज्यादा न झेल ले। अजय ने सिर झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन यह खामोशी कविता के भीतर के तूफान को और तेज कर रही थी। कुछ देर बाद उनका फोन वाइब्रेट हुआ। एक संदेश, अज्ञात नंबर से। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? यह मामला छोड़ दो, नहीं तो। और फिर सिर्फ 3 बिंदु, जैसे आगे की बात जानबूझकर छोड़ी गई हो, जैसे धमकी हवा में छोड़ दी गई हो। कविता ने फोन मेज पर रख दिया। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई चिंता, सिर्फ एक ठंडा और गहरा संकल्प। इतनी छोटी धमकियां मुझे रोक नहीं सकती, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। पर तभी दूसरा संदेश आया। इस बार तस्वीर थी, लता मिश्रा की दुकान की। कविता की आंखों में एक सेकंड के लिए चिंता चमकी, लेकिन अगले ही पल वह चिंता सखरती में बदल गई। तो उन्होंने कमजोर जगह ढूंढ ली। उन्होंने खुद से कहा, लेकिन अब खेल बदलता है। उसी समय फोन फिर बजा। इस बार कॉल आया, और इस बार नंबर वही था जो बार बार लोगों से रिश्वत लेने वाली फाइल में आया था। कविता ने फोन उठाया। एक भारी, सत्ता भरी आवाज आई, कविता जी, आप एक समझदार अधिकारी हैं, लेकिन आज आपने सीमा पार कर दी। आपको पता है कि कुछ बातें ऊपर ही ऊपर सुलझा ली जाती हैं, नीचे वाले मामलों को इतना बढ़ाना ठीक नहीं। कविता ने शांत लेकिन कटाक्ष भरी आवाज में कहा, जब नीचे वाले मामलों का असर ऊपर तक पहुंचता है, तब जरूरी होता है कि आवाज उठे, और आज मैंने वही किया है। आवाज और कठोर होकर बोली, अगर आप चाहें तो यह मामला यहीं रुक सकता है। आप समझदारी दिखाएंगी तो पद, प्रतिष्ठा और कई सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन अगर जिद पर अड़ गईं तो ना आप बचेंगी, ना आपका करियर। कविता मुस्कुराई। करियर मैंने ईमानदारी से बनाया है, और मेरी पहचान किसी की कृपा से नहीं, मेरे काम से है। आवाज ने थूक निगलने जैसी ध्वनि की, फिर रुख बदलते हुए बोली, चेतावनी दे रहा हूं, बाजार की गलियों में शामें सुरक्षित नहीं होती, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने कद से बड़ा कदम उठाते हैं। कॉल कट गया। कविता ने फोन एक तरफ रखा और कुर्सी से खड़ी हो गई। अब वह थकी नहीं थी, अब वह डरी नहीं थी, अब वह तैयार थी। उन्होंने धीरे से कहा,
तो तुम लोग चाहते हो कि मैं डर जाऊं? अब सुनो, एक औरत जब न्याय के रास्ते पर खड़ी हो जाती है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। वह तुरंत अपनी मेज से फाइलें उठाकर खड़ी हो गई। अब बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। अब यह मामला उन लोगों की सुरक्षा का है जिन्होंने आज अपनी हिम्मत दिखाई। उन्होंने घड़ी देखी। रात गहरा चुकी थी, लेकिन उनके भीतर की रोशनी और तेज हो चुकी थी। वे दफ्तर से बाहर निकलीं, गाड़ी में बैठीं और ड्राइवर से कहा, सीधे थाना ले चलो अभी। ड्राइवर ने एक पल के लिए चौंकर पीछे देखा। मैडम, इतनी रात? कविता ने कठोर स्वर में कहा। मैंने कहा थाना, तुरंत। गाड़ी अंधेरी सड़क पर चल पड़ी। शहर सो रहा था, लेकिन कविता राव नहीं, क्योंकि आज उन्होंने न सिर्फ भ्रष्टाचार देखा था, आज उन्होंने साजिश भी देखी थी। आज उन्होंने डराने का प्रयास भी देखा था। और अब वह अकेली नहीं थी। चांदनी चौक का हर दुकानदार, हर महिला, हर मजदूर उनके साथ खड़ा था। लड़ाई अब शुरू हुई थी और कविता राव पीछे नहीं हटेंगी। दिल्ली की रात गहरी हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं। बस कुछ जगहों पर पीली रोशनी के नीचे लंबी चुप्पी पसरी हुई थी। गाड़ी तेजी से चल रही थी और उसके भीतर कविता राव का मन भी उतनी ही गति से सोच रहा था। सच की हर परत खोलने के बाद अब वह उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पीछे लौटना न संभव था न सही। थाने का बड़ा दरवाजा दूर से ही दिखने लगा। गाड़ी रुकी तो हवा में एक ठंडी सनसनी सी फैल गई। कविता नीचे उतरी, कदमों में आत्मविश्वास, आंखों में वही तेज जो न्याय की राह पर चलने वालों में होता है। अंदर घुसते ही ड्यूटी पर बैठे 2 सिपाही चौंक गए। मैडम, इतनी रात को? कविता ने कहा। अंधेरा सच को नहीं रोक सकता। मुझे स्टेशन ऑफिसर से बात करनी है अभी। सिपाही तुरंत उठे और उन्हें अंदर ले गए। थाने के भीतर हल्की हल्की रोशनी थी। कुछ मेजों पर फाइलें बिखरी थीं और पीछे की ओर एक कमरे की खिड़की में पीली रोशनी झलमला रही थी। स्टेशन ऑफिसर, जो एक अनुभवी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, कविता को देखते ही उठ खड़े हुए। मैडम, आपने अचानक आने की बात नहीं कही थी, क्या मामला है? कविता ने बिना समय गंवाए मेज पर फाइलें रख दी। यह मामला सिर्फ अचानक आने का नहीं, तात्कालिक है। जांच के सबूत, लोगों के बयान और भ्रष्टाचार की जड़ सब इसमें है। ऑफिसर ने फाइल खोली और जैसे जैसे पन्ने पलटते गए उनके चेहरे के भाव बदलते गए। आश्चर्य से गुस्सा, फिर गुस्से से गंभीरता में। मैडम, ये तो बहुत गंभीर है। इतने महीनों की वसूली, ऊपर से संरक्षण तक। कविता ने धीरे से कहा, और जो संरक्षण दे रहा है वह इसी शहर में बैठा है। उसकी पहुंच बड़ी है और वह अभी सक्रिय हो चुका है। मुझे धमकी मिली है, सीधे खुले शब्दों में। स्टेशन ऑफिसर ने एक पल के लिए हाथों को जोड़कर सोचा। मैडम, आप जानती हैं कि ऐसे मामलों में दबाव बहुत आता है। ऊपर से फोन, आदेश, उलझने। कविता ने उसे बीच में ही रोका। दबाव इसलिए होता है क्योंकि कोई खड़ा नहीं होता। अगर हम दोनों खड़े हो जाएं तो ऊपर वाला भी नीचे देगा, नहीं तो यह भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। ऑफिसर ने गहरी सांस ली और सीधे बैठते हुए कहा, मैडम, मैं आपके साथ हूं, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। कविता ने कहा, सबूत अभी सुरक्षित कर लीजिए, यह बहुत कीमती हैं। और प्रकाश व जितेश, उनसे अभी गहरी पूछताछ होनी चाहिए। ऑफिसर ने तुरंत आदेश दिया, 2 लोग जेल सेल खोलो, दोनों को पूछताछ कक्ष में लाओ और कैमरा ऑन कर दो। सिपाही दौड़ते हुए नीचे की ओर गए। कुछ ही देर में प्रकाश और जितेश को लाया गया। दोनों के चेहरों पर दिन भर की थकान, डर और बेइज्जती साफ झलक रही थी। लेकिन कविता के सामने आते ही प्रकाश ने फिर अपनी पुरानी चाल आजमाने की कोशिश की। मैडम, देखिए, हम तो छोटे आदमी हैं। हमें जो बोला गया वही किया। ऊपर वाले लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। आप, कविता ने सख्त स्वर में कहा, जो ऊपर वाले तुम्हें इस्तेमाल करते हैं वही तुम्हें सबसे पहले खत्म करते हैं, यह समझ लो। अब सच बोलो, किसके कहने पर इतनी वसूली हुई? जितेश चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें जमीन पर थीं, जैसे वह भीतर ही भीतर टूट चुका हो। कविता उसके पास गई और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े रहो और पूरी जिंदगी जेल में काटो, या सच्चाई बताकर खुद को बचा लो। जितेश की आंखों में पानी भर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं बोल दूंगा, पर मेरी जान। कविता ने कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, सच बोलो। जितेश ने थूक निगला, फिर जैसे टूटकर बैठ गया।
मैडम, सब उस अधिकारी के कहने पर होता था। वही हमें पैसे देता था। वही बोलता था कि कौन सी दुकान ज्यादा कमाती है, किससे ज्यादा लेना है और कौन चुपचाप देगा। प्रकाश ने चिल्लाने की कोशिश की। झूठ बोल रहा है मैडम, सब झूठ। कविता ने मेज पर हाथ मारा। बस, अब और झूठ मत बोलो। तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम सच्चाई से भाग रहे हो। प्रकाश का चेहरा उतर गया। उसने कुर्सी पकड़ ली, जैसे गिर न पड़े। उसकी आंखें गर्दन उठाते ही लाल हो गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने भारी आवाज में कहा, हमने खुद कुछ नहीं किया था मैडम, हमें मजबूर किया गया था। वह अधिकारी, उसने कहा था कि अगर हमने हिस्सा नहीं पहुंचाया तो हमें दूर दराज जगह भेज दिया जाएगा। यहाँ की पोस्टिंग सबके सपने में होती है और हमने हमने गलत रास्ता चुन लिया। कविता ने पूछा, उसका नाम लिखो और उन सभी लोगों के नाम लिखो जो इस जाल में शामिल हैं। स्टेशन ऑफिसर ने फॉर्म आगे रखते हुए कहा, यह बयान आधिकारिक रिकॉर्ड में जाएगा, सावधानी से लिखो। जितेश ने लिखना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, पर लिख रहा था। प्रकाश भी धीमे धीमे नाम लिखने लगा। कुछ नाम ऐसे जिन्हें कविता पहले से पहचानती थी, कुछ नाम नए थे और कुछ नाम बेहद बड़े। कविता के चेहरे पर चिंता और संकल्प दोनों उतर आए। यह जाल बहुत बड़ा है, उन्होंने मन ही मन कहा, पर मैं इसे काटकर ही मानूंगी। जैसे जैसे पन्ने भरते गए, थाने की दीवारों में जैसे एक सच्चाई की धड़कन गूंज रही थी। पूछताछ खत्म होने के बाद कविता उठी। उन्होंने स्टेशन ऑफिसर से कहा, अब यह केस सिर्फ बाजार की वसूली का नहीं रहा, यह राजधानी के प्रशासन पर लगे उस दाग का मामला है जिसे अब साफ करना जरूरी है। ऑफिसर ने कहा, मैडम, आगे का कदम क्या होगा? कविता ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए कहा, अगला कदम उस अधिकारी तक पहुंचना है जो इन सबका मालिक है, और उसके पीछे जो भी है सबको सामने लाना है। वह मुड़ीन, आंखों में वह चमक थी जो केवल सच्चाई के साथ चलने वाले व्यक्ति में होती है। कल सुबह ही हम उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेंगे। थाने की घड़ी ने रात के 2 बजने का संकेत दिया, लेकिन कविता के भीतर की आग अभी भी जल रही थी और वह जानती थी, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सच्चाई की रोशनी को रोक नहीं सकता। सुबह की हल्की रोशनी अभी दिल्ली पर पूरी तरह नहीं उतरी थी, पर कविता राव की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। थाने में की गई पूछताछ ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी थी। अब भ्रष्टाचार का जाल साफ साफ दिखने लगा था। उस अधिकारी का नाम जिसे जितेश और प्रकाश ने लिखा था, वही नाम जिसकी मुहर फाइलों में मिली, वही नाम जो हर बयान में दोहराया जा रहा था। वह अधिकारी था मुख्य क्षेत्र अधिकारी अरविंद तोमर। अरविंद तोमर कोई मामूली अफसर नहीं था। उसकी पकड़ राजनीति से जुड़ी थी, उसके संपर्क मीडिया तक पहुंचते थे और उसके सामने सामान्य अधिकारी सिर झुकाकर चलते थे। इसीलिए इतने वर्षों तक उसकी गलती किसी ने नहीं पकड़िया। यूं कहें, किसी ने पकड़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज कहानी बदल चुकी थी। कविता राव अब सीधे उसकी राह रोकने जा रही थीं। कविता ने सुबह सुबह अपना अधिकारी पहचान पत्र, सबूतों की कॉपी और जांच दल के सदस्यों की सूची उठाई और दफ्तर पहुंच गईं। उनकी चाल में तेजी थी, लेकिन चेहरे पर वही शांति जो तूफान से पहले इकट्ठा होती है। कार्यालय में प्रवेश करते ही लोग चौंक गए। मैडम, इतनी सुबह? शायद मामला गंभीर है। लगता है आज बहुत कुछ बदलने वाला है। कविता बिना किसी को देखे सीधे अपने केबिन में दाखिल हुई और फोन उठाया। अजय, टीम तैयार करो, हमें अरविंद तोमर के दफ्तर जाना है। अजय ने पूछा, मैडम, क्या आप अकेले? नहीं, यह मामला अब व्यक्तिगत नहीं, आधिकारिक है। कुछ ही देर में 7 लोग उनके केबिन में खड़े थे, सबकी आंखों में उत्साह, लेकिन भय भी। कविता ने एक एक को देखा। याद रखिए, हम सच के लिए खड़े हैं और सच डरता नहीं। टीम ने एक साथ सिर झुकाया। कविता राव का दल जब अरविंद तोमर के दफ्तर पहुंचा तो बाहर सुरक्षा में खड़े जवानों ने उन्हें देखते ही कदम सख्त कर लिए। मैडम, बिना अनुमति अंदर। कविता ने अपना पहचान पत्र सामने रख दिया। मैं उपमंडल मजिस्ट्रेट हूं और मेरे पास तात्कालिक आदेश है, कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। जवान चौंक गया, पर पीछे हट गया। अंदर से ऊंची आवाजें आने लगीं, जैसे किसी को अचानक खबर मिली हो कि बाहर कुछ बड़ा होने वाला है। दरवाजा खुला। अरविंद तोमर अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके आसपास 2-3 कर्मचारी खड़े थे और वह सब पर किसी बात को लेकर गुस्सा कर रहे थे। कविता को अंदर आते देख उनकी आंखें सिकुड़ गईं। अरे कविता जी, सुबह सुबह यहां, सब ठीक तो है?
उनके स्वर में नकली विनम्रता थी। कविता ने सामने फाइल रख दी। आपके पास एक गंभीर मामले में जवाब देने का समय है। अरविंद ने आराम से कुर्सी पर टिकते हुए पूछा। कैसा जवाब? किस मामले में? कविता ने कहा। चांदनी चौक बाजार में 8 महीने से अवैध वसूली, धमकी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और संरक्षण का मामला। अरविंद मुस्कुराया। ओह, यह तो छोटी मोटी बात है। वहां तो रोज कुछ न कुछ होता रहता है। पुलिस को दबाव होता है। कविता ने उसे बीच में रोक दिया। छोटी बात? एक महिला को डराकर घर भेज देना छोटी बात है। दुकानदारों से रोज पैसा लेना छोटी बात है। और इतने सबूत होना छोटी बात है। उन्होंने फाइल खोली। एक एक पन्ना अरविंद के सामने रखते गए। डायरी, वीडियो रिकॉर्ड, उसे मिले पैसे की सूची, ऊपर तक हिस्सा पहुंचाने के प्रमाण और उसकी मुहर वाला आदेश। अरविंद की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। चेहरा कड़ा होने लगा। कविता जी, आप समझ नहीं रही हैं। यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है। कविता ने कहा। हाँ, मैं समझ रही हूं और इसीलिए आपके पास ये सबूत हैं। तभी अरविंद ने कुर्सी पर आगे झुककर बड़े शांत स्वर में कहा। देखिए, आप नई हैं, आपको अनुभव नहीं है। अगर आप यह मामला बढ़ाएंगी तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। आपके पास लोग आए थे, है ना? उन्होंने समझाया भी होगा। कविता की सांसें थमने लगीं, पर सिर्फ एक पल के लिए। हाँ, आए थे, धमकियां भी दी थीं, पर मैं डरकर चुप नहीं होने वाली। अरविंद अब थोड़ा उत्तेजित हो गया। उसने आवाज ऊंची की। आपको पता है आप क्या कर रही हैं? मेरी पोस्टिंग राजधानी में ऊपर के आदेश से हुई है। मेरा सीधा संबंध मंत्रियों और नेताओं से है। आपका करियर। कविता की आंखों में आग जल उठी। करियर से बड़ी चीज न्याय है। कमरे में सन्नाटा। अरविंद एक पल चुप रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, तो आप मेरा करियर खत्म करना चाहती हैं? कविता ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, आपने खुद अपना करियर खत्म किया है। उनके शब्दों ने कमरे की हवा बदल दी। तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। सुरक्षा के जवान किसी से उलझते दिखे। कुछ ही देर में 4 लोग अंदर आए। सूट पहने, चेहरे पर तनाव, आंखों में डर। सर, खबर मिली है कि मीडिया को भी कुछ पता चल गया है। अरविंद ने एकदम खड़े होकर कहा। क्या? किसने लीक किया? कविता शांत थीं। सच खुद रास्ता बना लेता है, किसी को लीक करने की जरूरत नहीं। अरविंद ने गुस्से से अपना हाथ मेज पर पटका। आप यह सब नहीं समझ रही। यह राजनीति है। यहां न्याय से ज्यादा ताकत चलती है। कविता ने उत्तर दिया। अगर ताकत न्याय से ऊपर चलती तो यह देश आजाद ही नहीं होता। आपने व्लास्ट को अपना भगवान बना लिया है और आज वह भगवान आपको बचा नहीं सकता। अरविंद कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, क्या चाहती हैं आप? कविता ने वही फाइल उसकी ओर सरका दी। आपका निलंबन, आपकी जांच और आप जैसे लोगों को प्रशासन से बाहर करना। कमरा फिर कठोर सन्नाटे में डूब गया। अरविंद अब घबराया हुआ था। उसने पहली बार स्वीकार किया। ठीक है, मैं गलती मानता हूं, पर यह मामला बड़ी राजनीति से जुड़ा है। आपको सोचना चाहिए। कविता के शब्द बहुत सरल थे। मैंने सोच लिया है, अब आपकी बारी है जांच में शामिल होने की। उन्होंने टीम को आदेश दिया, इनके कार्यालय का पूरा रिकॉर्ड सीज किया जाए। कंप्यूटर, फाइलें, रसीदें सब अपने कब्जे में लें। बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। यह खबर फैल गई थी कि कविता राव ने शहर के सबसे बड़े अधिकारी को चुनौती दी है। लोग फुसफुसा रहे थे, यह महिला पत्थर की है। पहली बार किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। सच में साहस है इसमें। लेकिन कविता राव जानती थीं, यह सिर्फ शुरुआत है। अरविंद को पकड़ना मुश्किल था, पर उसके पीछे जुड़ा राजनीतिक जाल और ज्यादा कठिन था। आज का दिन जीत का था, लेकिन आने वाला दिन युद्ध का होगा। कविता ने कागजों को संभाला और मन ही मन कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। सच की राह लंबी हो सकती है, पर मैं उसी रास्ते पर चलूंगी अंत तक। अरविंद तोमर के दफ्तर में हुई कार्रवाई के बाद पूरा विभाग हलचल में था। कुछ ही घंटों में खबर ऊपर तक पहुंच गई। फोन लगातार बज रहे थे, कभी चेतावनी, कभी सलाह, कभी घुमाकर धमकी। लेकिन कविता राव शांत थीं। उनके चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो सच की आग को और तेज करती है। दोपहर होते ही उन्हें मुख्य सचिवालय बुलाया गया। सड़क पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन कविता का मन और भी तेज चल रहा था।
उन्हें पता था आज की बैठक आसान नहीं होगी। कमरे में प्रवेश करते ही कई वरिष्ठ अधिकारी बैठे मिले। माहौल भारी था। एक अधिकारी बोला, कविता जी, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या आपको अंदाजा है कि इसमें कितनी राजनीतिक जटिलताएं हैं? कविता ने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, राजनीति से बड़ा कानून होता है और कानून से बड़ा न्याय। एक और अधिकारी बोला, लेकिन जिस व्यक्ति पर आपने हाथ रखा है उसके ऊपर बहुत लोग बैठे हैं, इससे व्यवस्था हिल जाएगी। कविता ने उत्तर दिया, व्यवस्था तभी हिलती है जब गलत लोग उसे चलाते हैं। अगर सच सामने आएगा तो व्यवस्था मजबूत होगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। किसी ने उनकी आंखों में देखा, वहां न डर था न घबराहट, बस स्पष्टता। मुख्य सचिव ने धीमे स्वर में कहा, कविता, आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन अगर आप पीछे नहीं हट रही हैं तो विभाग आपके साथ है। कविता ने गहरी सांस ली। मैं पीछे नहीं हटूंगी, सर। चांदनी चौक के लोग मेरे भरोसे खड़े हुए हैं और मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। कमरे में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई, एक नए संघर्ष की ऊर्जा। कविता बाहर निकली। आसमान धूप से भरा हुआ था। उन्होंने मन ही मन कहा, अब लड़ाई स्पष्ट है और मैं तैयार हूं। मुख्य सचिवालय से निकलते समय सूर्य ढलने लगा था, पर कविता राव के भीतर का संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। कार जैसे ही चांदनी चौक की ओर बढ़ी, रास्ते पर कई लोग उन्हें देखते ही खड़े हो गए। कुछ ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, कुछ की आंखों में वह कृतज्ञता थी जो शब्दों में नहीं उतरती। एक बुजुर्ग दुकानदार ने गाड़ी रोककर कहा, मैडम, पहली बार लगता है कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है। आप हार मत मानिएगा। कविता ने कार का शीशा नीचे किया और मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप लोगों की हिम्मत ने ही यह मामला शुरू किया है, अब इसे पूरा मैं करूंगी। उनकी बात सुनकर कई लोग सिर झुकाकर आशीर्वाद देने लगे। कविता के मन में एक अजीब सा भार भी था और शक्ति भी। भार इस जिम्मेदारी का और शक्ति जनता के विश्वास की। उस रात वह अपने दफ्तर लौटी। कमरे में चारों ओर फाइलें थीं, बयान थे, लोगों के रिकॉर्डिंग थे और अरविंद तोमर के खिलाफ जमते जा रहे सबूत। कविता जानती थीं कि राजनीति अब खुलकर उनके विरोध में आने वाली है। खिड़की के बाहर दिल्ली की हवा बह रही थी, पर भीतर फाइलों के पन्ने जैसे लगातार कह रहे थे, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रात गहरी होती गई। कविता ने धीरे से पानी पिया और खुद से कहा, अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो इन लोगों की आवाज कौन सुनाएगा? अगर मैं रुक गई तो शायद ये लोग फिर कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे। उनकी आंखों में चमक लौट आई। वे खड़ी हुईं और फाइलें फिर से व्यवस्थित करने लगीं। यह रात उनकी नींद लेने आई थी, लेकिन कविता राव तैयार थीं। अब पीछे मुड़ना उनका स्वभाव ही नहीं था। अगली सुबह कविता राव दफ्तर पहुंची तो माहौल असामान्य था। कुछ कर्मचारी फुसफुसा रहे थे, कुछ उनकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी अजय दौड़ता हुआ उनके पास आया। मैडम, खबर मिली है कि अरविंद तोमर ने अपने कुछ राजनीतिक संपर्कों को सक्रिय कर दिया है। वह अपनी गिरफ्तारी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। कविता ने गहरी सांस ली। मुझे पता था वह यही करेगा। अब हमें और तेज काम करना होगा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। आज ही मुख्य सबूत न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे और मीडिया को भी नियंत्रित बयान दिया जाएगा ताकि किसी की गलत कहानी न चले। टीम ने सिर हिलाया। अजय बोला, लेकिन मैडम, अरविंद तोमर ने आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने की योजना बनाई है। खबर है कि वह आपको झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करेगा। कविता की आंखों में शांत कठोरता लौट आई। जब सच के सामने झूठ खड़ा होने लगता है तब यही होता है। मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगी। उन्होंने खुद दस्तावेज उठाए और कोर्ट की ओर चल पड़ी। रास्ते में कई लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए। किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद, किसी ने कहा, मैडम, आपकी जीत हमारी जीत है। कविता की चाल और मजबूत हो गई। कोर्ट पहुंचते ही माहौल बदल गया। पत्रकारों की भीड़, कैमरों की चमक, सवालों की बौछार। मैडम, क्या यह मामला बड़े अधिकारियों तक जाएगा? क्या आपको धमकी मिली है? क्या आप पीछे हटेंगी? कविता रुकीं। उनकी आवाज स्थिर थी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो। और फिर वह सीधे अंदर चली गईं। आज फैसला न सही, पर लड़ाई का रुख तय होने वाला था। कविता राव की याचिका दर्ज होते ही मामला तेजी से आगे बढ़ा। अदालत ने अरविंद तोमर के खिलाफ तत्काल जांच का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में उसके दफ्तर, घर और खातों की जांच शुरू हुई।
सबूत इतने मजबूत थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अरविंद तोमर निलंबित हुआ, फिर गिरफ्तारी का आदेश भी निकल गया। यह खबर चांदनी चौक में आग की तरह फैल गई, लेकिन यह आग दर्द की नहीं, राहत की थी। लोग एक दूसरे को गले लगाकर कहते, आखिरकार न्याय मिला, हमारी आवाज बेकार नहीं गई। लता मिश्रा आंसू पोंछते हुए बोली, बेटी, तुमने बाजार ही नहीं, हमारी जिंदगी बदल दी। कविता मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, आवाज आप सबकी थी, मैंने बस उसे आगे बढ़ाया। धीरे धीरे बाजार में लौट आई वह पुरानी रौनक, डर की जगह भरोसा, चुप्पी की जगह हिम्मत और अन्याय की जगह न्याय। शाम को कविता अकेली खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में वही हल्की खुशबू थी, सालों की मेहनत की, जीवन की। उन्होंने मन ही मन कहा, सच की लड़ाई लंबी होती है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। और यही इस कहानी का सार था। जब लोग एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ा अंधेरा भी रोशनी से हार जाता है। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें और आनंद लें। हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें कि कविता राव का कौन सा कदम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।